हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फर्दर इम्पॉर्टेंट आइटम्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्वेश्चंस करके देखे थे, उससे पहले सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट सारा पढ़ लिया था। और उससे पहले की क्लास में मैं अगर आऊँ आपको ध्यान दिलाऊँ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट हमने समझा था और मैंने स्टार्ट कैसे करा था। वहाँ मैंने आपके साथ में डिस्कशन करा था कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कैसे पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे। तो मैंने स्टार्ट करा था इनकम को, करेक्ट। इनकम साइड से हमने स्टार्ट करना शुरू कर दिया था और पहला सोर्स ऑफ इनकम हमने लिया था सब्सक्रिप्शन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है एनपीओ के लिए, हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं आगे की क्लास में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कंप्लीट करेंगे। इनकम साइड जो है वो हमारे सोर्स ऑफ इनकम है, मैं उन्हीं को एक एक करके अब आगे उठाऊंगा। छोटे छोटे सोर्स ऑफ इनकम है, उनमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसा कि अभी तक आपने देखा कि सब्सक्रिप्शन तो बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था, बड़ा टाइम लगा समझने में, थोड़ा ट्रिकी भी लगा, लेकिन ऐसे आगे के नहीं हैं, आगे के छोटे छोटे हैं। एक्सपेंडिचर में आएगा, वो जब आएगा तब हम उसको कर लेंगे, कंप्लीट करेंगे उसको भी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्दर सोर्स ऑफ इनकम को समझना। चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे हेडिंग डालते हैं, आप नोट करिएगा, सोर्सेस ऑफ इनकम। सोर्सेस ऑफ इनकम्स, एक सोर्स पढ़ लिया हमने सब्सक्रिप्शन। अब देखिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम और क्या हो सकता है एनपीओ के लिए। देखिए कोई नया पर्सन मान लीजिए एनपीओ का मेंबर बनना चाहता है, होता है ऐसा। तो नया मेंबर जब एनपीओ का मेंबर बनना चाहता है तो उसको एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, कुछ फीस देनी पड़ेगी। उसी फीस को क्या नाम दिया जाता है, एंट्रेंस फीस। उसी को या फिर कहा जाता है एडमिशन फीस। दोनों एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है, एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। तो एक पर्सन जब मेंबर बनना चाहता है एनपीओ का तो उसको क्या देना पड़ता है, एक अमाउंट देना पड़ता है जिसको हम कहते हैं एंट्रेंस फीस। इतना लिख लेते हैं पहले हम यहाँ पर, फिर आगे इसका नेचर समझेंगे और इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे उसको भी देखेंगे अभी हम। चलिए पहले यहाँ पे हेडिंग डालते हैं। सबसे पहला नंबर सोर्सेज ऑफ इनकम, क्या नाम है, एंट्रेंस या फिर हम कहें एडमिशन फीस। एंट्रेंस फीस या फिर एडमिशन फीस, तो क्या मीनिंग है लिखते हैं यहाँ पर हम। देखिए इट इज द अमाउंट, it is the amount paid by a person at the time of becoming a member of non-profit organization। एक पर्सन जब एनपीओ का मेंबर बनना चाहता है तो उसको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, उसी को हम कहते हैं एंट्री लेने के लिए एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। अब बात करते हैं कि इसका नेचर क्या होगा। मैं नेचर की क्यों बात करता हूँ, हम पहले बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं कि रेवेन्यू नेचर के जितने भी आइटम्स होते हैं वो सारे इनकम या एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड किए जाते हैं, और जितने भी कैपिटल नेचर के आइटम होते हैं उनको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है, करेक्ट। इसलिए नेचर जानना हर एक सोर्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए ज़रूरी है। तो ये ध्यान से समझना है, उसको हम डिटेल में पहले समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो एंट्रेंस या एडमिशन फीस का नेचर क्या होगा, एनपीओ के लिए रिसिप्ट है, लेकिन नेचर क्या है, रेवेन्यू है या कैपिटल है, सोचिए। देखिए क्या होगा, देखिए ये जो फीस है ये एनपीओ को एक नॉर्मली मिलने वाली है। पर्सन कोई आना जाना लगा रहता है, कोई पर्सन आता है एनपीओ में तो मेंबर बनता है, फीस देता है, तो ये एक नॉर्मल इनकम है। इसलिए इसका नेचर क्या है, रेवेन्यू नेचर है। और इसका बेनिफिट भी देखोगे तो लेस देन जो होता है वो 1 ईयर रहेगा, तो इसलिए इसका नेचर क्या बन जाएगा, रेवेन्यू नेचर। तो इसको यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट कर लेते हैं। इसका नेचर क्या हो गया, रेवेन्यू नेचर। एक सेकंड, रेवेन्यू नेचर। और रेवेन्यू नेचर होने की वजह से इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इनकम साइड। यही जो अकाउंट बना रहे हैं ना हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसकी इनकम साइड रिकॉर्ड कर देंगे। चलिए तो ये सोर्स ऑफ इनकम सिंपल था, बिल्कुल छोटा सा ही था। चलते हैं अब नेक्स्ट
सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की ओर। और क्या सोर्स ऑफ इनकम होते हैं एनपीओ के लिए? देखिए, आप कहेंगे एनपीओ को डोनेशन भी तो मिलती है। हाँ बिल्कुल, यस, एनपीओ को डोनेशन मिलती रहती है टाइम टू टाइम। कोई पर्सन आया, कुछ अमाउंट डोनेट कर गया, कोई कंपनी आई, कुछ अमाउंट डोनेट कर गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन आया दूसरा, उसने अमाउंट डोनेट कर दिया, गवर्नमेंट ने कुछ डोनेशन दे दी। तो टाइम टू टाइम क्या होता है, एनपीओ को डोनेशन मिलती रहती है। तो जो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है उसका नाम क्या है, डोनेशन। लिखते हैं यहाँ पर हम डोनेशन। डोनेशन की क्या डेफिनेशन लिखे, सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफन रिसीव्ड बाय ए एनपीओ। तो एक एनपीओ को क्या होता है, ये ऑफन अमाउंट रिसीव होता है। ऑफन का मतलब क्या, जनरली, मतलब जनरली मिलने वाली इनकी इनकम है, करेक्ट। अब देखिए, समझना जो है ना यहाँ पर, वो समझना है कि डोनेशन दो टाइप की हो सकती हैं। और दो टाइप क्या क्या है, देखिएगा ज़रा ध्यान से। देखिए, पहला टाइप हो सकता है कि डोनेशन हो जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन हो, जनरल डोनेशन क्या है अभी समझेंगे। और दूसरा टाइप हो सकता है कि डोनेशन कैसी हो, स्पेसिफिक डोनेशन हो। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल बना रहा हूँ, पिक्चराइज करके अच्छा समझ में आता है हमें। तो यहाँ पे पिक्चराइज करते हैं और इसको समझते हैं कि ये दोनों टाइप क्या हैं आखिरकार डोनेशन के। देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे मान लीजिए ये बनाया, यहाँ पर मैंने एक एनपीओ। ये एनपीओ है स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है, इसका नाम क्या है, स्पोर्ट्स क्लब एक एनपीओ है। और ये एक बाहर का कोई पर्सन है। देखिए, बड़ा खुश हो रहा है पर्सन। ये पर्सन क्या करता है, ये चाहता है कि मैं इस एनपीओ को कुछ अमाउंट डोनेट करूं। जो पर्सन डोनेट करता है उसको क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं। डोनर यानी डोनेट करने वाला। तो इस पर्सन ने क्या करा, इस एनपीओ को कुछ अमाउंट डोनेट करा। लाइक मान लेता हूं मैं यहाँ पे 10 लाख रुपए डोनेट कर दिए। लेकिन हुआ क्या, ये डोनर जो 10 लाख रुपए दे रहा है, ये कह रहा है कि जो मैं 10 लाख रुपए डोनेट कर रहा हूँ ना आपको, ये जो डोनेशन है ये जाएगी, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे, बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। तो डोनर 10 लाख रुपए दे रहा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, समझना बड़े ध्यान से। तो जब भी डोनर किसी भी एनपीओ को डोनेट करेगा कुछ अमाउंट, और साथ ही साथ उसका एक पर्पस यूटिलाइजेशन बता देगा कि इसका यूटिलाइजेशन कहाँ किया जाएगा, मैं उसी के लिए डोनेट कर रहा हूँ, तो उसी डोनेशन को क्या बोला जाता है, उसी डोनेशन को कहते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। क्लियर हुआ? तो अमाउंट जब डोनर स्पेसिफाई कर देता है कि कहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा, जो मैं अमाउंट दे रहा हूँ, उसको कहते हैं स्पेसिफिक डोनेशन एनपीओ को मिली है। वहीं दूसरी ओर मान लीजिए कि अगर डोनर ये 10 लाख रुपए डोनेट कर रहा है और वहाँ पर पर्टिकुलर पर्पस नहीं बता रहा है कि यूटिलाइजेशन कहाँ होगा इस अमाउंट का, तो उसी को हम क्या कहेंगे, जनरल डोनेशन। उसी को क्या कहते हैं, जनरल डोनेशन। क्लियर हो गई बात? अब पहले इसको नोट करते हैं, यहाँ की जो डेफिनेशन है जनरल डोनेशन के लिए और स्पेसिफिक डोनेशन के लिए, क्या है इसकी डेफिनेशन। देखिए, जनरल डोनेशन को सिंपली हम डिफाइन करेंगे कि क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर जनरल डोनेशन इट इज द डोनेशन it is the donation एक सेकेंड, it is the donation received by NPO for which specific purpose is not mentioned by the donor ठीक है ना, सिंपल है बिल्कुल। ये क्या है, एक ऐसी डोनेशन है जो एनपीओ को रिसीव होती है जिसके लिए स्पेसिफिक पर्पस मेंशन नहीं होता है,
डोनर वहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस मेंशन नहीं करता है, ठीक है। और स्पेसिफिक डोनेशन क्या होगी, इसी के जस्ट रिवर्स में लिख लेते हैं। इट इज़ द डोनेशन रिसीव्ड बाय एनपीओ फॉर विच स्पेसिफिक पर्पस इज मेंशन्ड बाय द डोनर। इट इज़ द डोनेशन रिसीव्ड बाय एनपीओ for which specific purpose is mentioned by the donor। तो देने वाले ने अगर स्पेसिफाई करा है, जैसे इसने करा था यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक डोनेशन। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये दोनों चीज़ें पढ़ी क्यों हैं हमने। देखिए, जो दो तरह की डोनेशन हो सकती है तो इसकी अकाउंटिंग भी अलग तरह की होगी ना। देखिए, जो जनरल डोनेशन है वो एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाती है, जनरल इनकम हो जाती है। तो इसीलिए जो जनरल डोनेशन है उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम साइड में। ये एनपीओ अपनी इनकम लेकर के चलती है, क्लियर। लेकिन जो स्पेसिफिक डोनेशन है ना, उसको ध्यान से समझना। स्पेसिफिक डोनेशन एनपीओ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर रही है ना। जैसे उसने 10 लाख रुपए का अमाउंट डोनेट करा, तो वो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए करा है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए करा है। तो एनपीओ की ये इनकम नहीं है, इनकम कैसे ले लेगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो गई कि इस अमाउंट का यूटिलाइजेशन एक पर्टिकुलर पर्पस को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इसी वजह से जब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, लायबिलिटी। तो इसी वजह से इसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, इसको इनकम में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर देंगे। क्लियर हो गई बात। तो जब हम करंट ईयर की क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट, तो वहाँ पर आप कहाँ रिकॉर्ड कर देना इसको, लायबिलिटी साइड में। और इसका नेचर पता क्या होगा, इसका नेचर हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट। इसका नेचर आप नोट कर लेना, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। और इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर होगा जनरल, यानी कि रेवेन्यू नेचर। इसका नेचर क्या है, रेवेन्यू नेचर। ओके हो गई यहाँ तक की बात। चलिए, तो हमने एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम को और फिनिश कर लिया। अब हम चलते हैं आगे के सोर्स ऑफ इनकम के कि एनपीओ के और क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं और क्या होते हैं। देखिए, थर्ड है, और ये भी बड़ा अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, ध्यान से समझिएगा इसको कहते हैं लेगेसी, और हिंदी में कहते हैं इसको वसीहतनामा या वसीहत कहते हैं। आपने ये वर्ड सुना होगा, जर्नली यूज़ किया जाता है वसीहत। तो समझते हैं इसको क्या है। देखिए, लेगेसी और डोनेशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेगेसी भी एनपीओ को एक तरह से डोनेशन के रूप में ही मिलने वाला अमाउंट है। अब इसको लेगेसी क्यों कहा गया, फिर डोनेशन क्यों नहीं कहा गया। तो डिफरेंस यहाँ पर है, देखिए, कोई पर्सन है और वो पर्सन, उसके पास खूब अच्छी वेल्थ है, काफ़ी अच्छा खासा पैसा है, अमीर आदमी है। वो चाहता है कि अब मैं इस दौलत का क्या करूँगा। ऐसे समाज में हमें देखने को बहुत सारे पर्सन मिल जाते हैं। वो कहता है कि मेरे जाने के बाद कोई है नहीं है, मेरे पीछे कोई नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इस अमाउंट को या इस काइंड को, यानी इस असेट को मैं किसी संस्था को दान दे देता हूँ, अच्छा रहेगा। तो वो क्या कहता है पर्सन, सारा लीगली काम किया जाता है और डॉक्यूमेंटेशन बनाए जाते हैं, सब कुछ काम लीगली होता है, यहाँ पर एग्रीमेंट होता है। तो वो क्या कहता है कि जब मैं इस दुनिया से अलविदा कह जाऊँ, जब मैं इस दुनिया को छोड़ करके चला जाऊँ, तो ये जो मेरी प्रॉपर्टी है या जो मेरा ये वेल्थ है, इसको क्या कर दिया जाए, इस संस्था को दान कर दिया जाए। तो बहुत सारे ऐसे समाज में हमें पर्सन देखने को मिलते हैं। बस ये डिफरेंस है डोनेशन और लेगेसी में। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पर्सन एक एग्रीमेंट करके जा रहा है, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा, मेरी जब डेथ हो जाएगी, तो ये मेरी प्रॉपर्टी किसी संस्था के नाम कर दी जाएगी या ये अमाउंट मेरा ये डोनेट हो जाना चाहिए। ऐसा होता है, इसको हम कहते हैं लेगेसी। चलिए, पहले इसको नोट करते हैं कि लेगेसी की डेफिनेशन क्या रहेगी और फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। देखिए जी, लेगेसी की डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे, लेगेसी इज द अमाउंट
received as a donation by a NPO under will of a deceased, under will of a deceased person। देखिए, इसको समझना, डिसीज्ड किसको कहा जाता है? जिसकी डेथ हो जाती है। तो जो डिसीज्ड पर्सन है उसकी विल पर, यानी उसकी इच्छा पर एक एनपीओ का अमाउंट डोनेट कर दिया जाता है, उसी को कहा जाता है लेगेसी। ओके है। अब देखिए, आपके मन में आ गई होगी एक बात कि लेगेसी भी दो तरह की हो सकती हैं, जैसे डोनेशन है, बिल्कुल हो सकती है, ऑब्वियसली। हो सकता है कि जो डोनेट करने वाला पर्सन है लेगेसी का अमाउंट, वो एक स्पेसिफाई कर दे यूटिलाइजेशन, कि इस अमाउंट को इसी पर्पज़ के लिए यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे पर्सन ने जो प्रॉपर्टी दी है, उसने स्पेसिफाई करा है कि इस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन कहाँ होना चाहिए, एक एजुकेशन सोसाइटी बनाने में होना चाहिए, या स्कूल बनाने में होना चाहिए, कॉलेज बनाने में होना चाहिए। तो ये हो गई हमारी कौन सी लेगेसी, बताइए? ये हो गई हमारी स्पेसिफिक लेगेसी, हो गई ना स्पेसिफिक। और अगर इन केस स्पेसिफाई नहीं करा है तो आप क्या बोलोगे? जनरल लेगेसी। तो लिख लेते हैं इसके भी दो टाइप को, और बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट वैसा ही होगा जैसे हमने कहाँ करा था, डोनेशन के टाइम पर करा था। तो इसके देखिए दो टाइप। तो पहले का नाम क्या? पहले का नाम है जनरल लेगेसी, और सेकंड है स्पेसिफिक लेगेसी। मीनिंग वही है सारा, मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो डोनेशन में आपने लिखा था ना, एक पॉइंट बस इसमें आप ध्यान रखना, यूटिलाइजेशन। बस यूटिलाइजेशन पता होने चाहिए। अगर यूटिलाइजेशन स्पेसिफिक नहीं है, यूटिलाइजेशन इज नॉट स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्पस, तो उसी को कहते हैं जनरल लेगेसी। और यहाँ पे यूटिलाइजेशन क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ दैट लेगेसी इज स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्पस है, तो इसी को हम कहते हैं यहाँ पर क्या? स्पेसिफिक लेगेसी। आप मुझे बताइए कि जनरल लेगेसी को कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम? आप कहेंगे इसको हम इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे, वेरी गुड। और स्पेसिफिक डोनेशन का नेचर क्या हो गया? कैपिटल नेचर हो गया, इसलिए इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, वेरी गुड। तो क्लियर हो गई बात, जैसे डोनेशन में था ऐसे यहाँ पर भी है। चलिए, तो हमने यहाँ पर थर्ड सोर्स ऑफ इनकम को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं और क्या सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। देखिए, फोर्थ तो बहुत ही छोटा सोर्स ऑफ इनकम है, इसको कहते हैं ग्रांट एक तरह का चंदा होता है। डोनेशन चंदा एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है इतना। यहाँ पर मेजरली जो बात की जा रही है वो की जा रही है गवर्नमेंट ग्रांट्स को लेकर के। देखिए, कोई पर्सन ही थोड़ी एनपीओ को ग्रांट देता है या डोनेट करता है। बहुत टाइम सरकार जो है वो डोनेट करती है ऐसी संस्थाओं को, चैरिटी देती है, ग्रांट देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ग्रांट्स। यस, उसी को कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। तो देखिए, गवर्नमेंट ग्रांट्स भी वही हो गई जैसे डोनेशन है, सिंपल है बिल्कुल। तो ये भी एनपीओ के लिए क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है। इसको हम क्या लेकर के चलें? आप मुझे बताइए, इसका नेचर क्या होगा? रेवेन्यू नेचर होगा। तो इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे। इसका रेवेन्यू नेचर कब होगा? जब आप कहोगे ये जनरल ग्रांट है। ये क्या है? जनरल ग्रांट। क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट ने अगर ग्रांट करी है तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, तो उसी को हम कहते हैं रेवेन्यू नेचर, उसी को कहते हैं जनरल ग्रांट, जैसे अभी हमने समझा। और इन केस अगर गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करके ग्रांट दी है तो उसको क्या बोलोगे आप? उसको कहोगे आप कि वो हो गई हमारी कैपिटल नेचर की, और इसी वजह से उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक ग्रांट्स। वेरी गुड। तो बताइए इसको कहाँ रिकॉर्ड करें? जनरल ग्रांट कह दोगे आप, इनकम साइड में रिकॉर्ड कर दी जाएगी, और स्पेसिफिक ग्रांट को आप कह दोगे लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। हो गया यहाँ तक कंप्लीट? तो सिंपल है बिल्कुल यहाँ तक की बातें सारी। तो देखिए, 4 सोर्स ऑफ इनकम कंप्लीट हो गए हैं।
तो चलिए अब हम चलते हैं पांचवें सोर्स ऑफ इनकम की तरफ। और क्या एनपीओ के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं? एक सोर्स ऑफ इनकम ये भी हो सकता है कि अगर एनपीओ में कोई पुरानी एसेट पड़ी हुई है, ओल्ड एसेट पड़ी हुई है, तो उसको बेच करके भी इनकम जनरेट करी जा सकती है। देखिए होता क्या है, जो पुरानी एसेट वगैरह पड़ी होती है हम भी तो उसको सोल्ड कर देते हैं अपने घर पर भी। सेम ऐसे ही एनपीओ भी क्या कर सकता है कि कोई पुरानी जो खराब एसेट है या पुरानी हो चुकी है उसको सोल्ड करा जा सकता है। करेक्ट। तो इस सोर्स ऑफ इनकम का नाम है सोल्ड ऑफ ओल्ड एसेट। अब देखिए जब हम ओल्ड एसेट को बेचेंगे तो हो सकता है कि हम उससे बुक वैल्यू से ज़्यादा पे सोल्ड करें या हो सकता है कम पर बेचें। अगर हम बुक वैल्यू से ज़्यादा पे सोल्ड करते हैं तो इसका मतलब हम प्रॉफिट कमा लेंगे, और अगर इन केस बुक वैल्यू से कम पर सोल्ड करते हैं तो इसका मतलब लॉस अर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये समझें कि जो मैंने ये बोला बुक वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू और सोल्ड वैल्यू, ये होती क्या है? हमें बुक वैल्यू में कन्फ्यूज़न रहती है। तो देखिए ये जो तीन टर्म्स है पहले इसको समझते हैं, फिर इसमें एक एडजस्टमेंट आएगी, क्वेश्चन आएगा वो हम करके देखेंगे। अकाउंट बनाने के लिए हमसे पूछ लेता है क्वेश्चन, तो वो अभी हम करके देखेंगे। पहले नंबर इन तीन टर्म्स को जान लेते हैं। देखिए पहली टर्म का नाम कॉस्ट वैल्यू, दूसरा है बुक वैल्यू और थर्ड है सोल्ड वैल्यू। देखिए कॉस्ट वैल्यू क्या होती है? जितने में हमने उस एसेट को परचेज करा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट वैल्यू। तो इसको हम कह सकते हैं परचेज कॉस्ट। करेक्ट। सोल्ड वैल्यू क्या होती है? जितने में हमने उसको बेचा होता है उसको सेल वैल्यू कहते हैं। लेकिन ये बुक वैल्यू क्या होती है किसी भी एसेट की? देखिए कक्षा 11वीं में बुक वैल्यू को हमने पढ़ा था, और बुक वैल्यू हमने समझी थी कि ये वो वैल्यू होती है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी होती है, दिखाई जाती है। मतलब इसमें है क्या? देखिए जितने में हम एसेट को परचेज करते हैं उसमें से हम डेप्रीशिएशन भी तो माइनस करते हैं। तो डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसी को क्या कहा जाता है? बुक वैल्यू। मान लीजिए कोई भी एसेट खरीदी है, उसकी कॉस्ट वैल्यू मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 100 रुपये है, और अब कुछ मंथ हो गए हैं, साल हो गए हैं, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा होगा। डेप्रिसिएशन हम जानते हैं क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, उसी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। टाइम टू टाइम वैल्यू जो है एसेट की डिक्रीज होती रहती है। तो मैं मान लेता हूँ कि इसके ऊपर 20 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लग चुका है। ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू ये बची है ना 80 रुपीज़, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम बुक वैल्यू। यही है बुक वैल्यू। इसी को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। तो देखिए तीनों को समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि बुक वैल्यू का सोल्ड वैल्यू से कंपैरिजन किया जाता है। कि अगर आज की डेट में इसकी बुक वैल्यू 80 रुपीज़ है किसी भी एसेट की, और इसको अगर मैं सोल्ड कर देता हूँ मान लो 120 रुपये में, तो आप कहोगे हमें 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो उस प्रॉफिट को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? इनकम साइड में करेंगे। करेक्ट। और इन केस अगर मैं 80 रुपीज़ से कम पे सोल्ड करता हूँ, लाइक मान लो यहाँ पर मैं अमाउंट ले लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं 60 रुपीज़ में सोल्ड करता हूँ, तो आप कहोगे 20 रुपीज़ का क्या हो गया? हमें लॉस हो गया। और इस लॉस को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम? एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। लॉस है, एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड होगा। ठीक है। तो जितनी बात अभी हमने समझी है इसको पहले यहाँ पे नोट करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं। देखिएगा ज़रा ध्यान से। देखिए मैंने दो बातें यहाँ पे करी आपसे, इसको ऐसे करके नोट्स बनाएंगे। एक सेकंड बस। हाँ जी, देखिए दो केस हो सकते हैं हमारे सामने। पहला केस हो सकता है कि सेल वैल्यू, एसवी मीन्स सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू। सेल वैल्यू बुक वैल्यू से अगर ज़्यादा है तो उस केस में हमें क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट निकल के आएगा। और इस प्रॉफिट को हम कहाँ शो कर देंगे? इनकम साइड में। भाई हमारी इस साल की इनकम है तो इनकम साइड इसको रिकॉर्ड कर देंगे। और सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस हो सकता है कि सेल वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमें लॉस होगा, जैसे अभी ऊपर एग्जांपल में दिखाया मैंने। तो लॉस होगा तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम? इसको रिकॉर्ड कर देंगे एक्सपेंडिचर साइड में। हो गई बात यहाँ तक कंप्लीट।
अब इसमें तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो है डेप्रिसिएशन को लेके। देखिए डेप्रिसिएशन हमें इतनी आसानी से क्वेश्चन दे नहीं देगा, जितना आसानी से मैंने यहाँ पे लिखा, अभी 20 रुपीज़ ऊपर लिखा था डेप्रिसिएशन, तो वो डायरेक्ट हमें नहीं देगा। हमने क्लास 11th में डेप्रिसिएशन का एक चैप्टर पढ़ा था और वहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखा था, और साथ ही साथ हमने वहाँ पर रिकॉर्डिंग करना भी सीखा था कि डेप्रिसिएशन को किसी भी असेट अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, करेक्ट। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा और उसको अकाउंट में दिखाना भी पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी तो एक्सपेंडिचर है। आप कहेंगे नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल है, लेकिन है तो एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर साइड आएगा। चलिए, तो देखिए 3 बातें हैं इसके अंदर में। एक है प्रॉफिट, ये वाला जो अभी हमने पॉइंट पढ़ा, ये वाला, ये प्रॉफिट, और एक है सेकंड लॉस, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे सीख लिया, और एक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और फिर हम चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ में। पहले इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखिए डेप्रिसिएशन आएगा तो डेप्रिसिएशन को भी हम कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। चलिए जी, 3 बातें हमें समझ में आ गई हैं यहाँ पर। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसा आता है, हमसे क्वेश्चन स्पेसिफिक असेट का अकाउंट पूछता है, उसके बारे में कुछ डिटेल दे देता है कि ये असेट का ओपनिंग बैलेंस है, असेट को बेचा गया है, इतने में बेचा गया है, इतने प्रॉफिट पर बेचा गया है या इतने लॉस पर बेचा गया है। तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो वो भी जर्नली ऐसी 3-4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे हमने सब्सक्रिप्शन पूछा था, सब्सक्रिप्शन हमने पढ़ा था। हालांकि ये जो अकाउंट है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, एग्ज़ाम में रेयर आता है, लेकिन देखिए अगर दे रखा है कॉन्सेप्ट तो हमें सीखना तो पड़ेगा, कुछ छोड़ेंगे तो नहीं हम। तो चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से। तो देखिए क्वेश्चन मैं लेता हूँ, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को बड़े बारीकी से और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो इसके जैसे इलस्ट्रेशन और सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, देखते हैं जरा, पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए, प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इस साल के लिए हमें फर्नीचर अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ राजधानी फुटबॉल क्लब, इसकी बुक में बनाना है। और यहाँ पे हमें ऑल्टरनेटिव केसेस दे रखे हैं, पहला केस और केस नंबर 2 केस हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको केस नंबर 1 सॉल्व करा देता हूँ और केस नंबर 2 आप होमवर्क में करिएगा, क्योंकि पहले वाले केस में जो आप सीख लोगे वैसा ही केस नंबर 2 है, तो उसको आप अपने आप से ट्राई करना। चलिए केस नंबर 1 को समझते हैं। पहले क्या कह रहा है ये, फर्नीचर एज ऑन 1 अप्रैल 2020 2,20,000। 1 अप्रैल को फर्नीचर है 2,20,000 का। फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2020 ₹20,000। क्या मीनिंग हुआ कि 1 अप्रैल को 20,000 रुपये का बुक वैल्यू का एक फर्नीचर है, सोल्ड एट अ गेन प्रॉफिट ऑफ 20%। इसको प्रॉफिट पर बेच दिया है, 20% के प्रॉफिट पर। और कब बेचा है, ऑन 31 दिसंबर 2020। ठीक है। फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2020 फॉर ₹1 लाख। लीजिए फर्नीचर भी खरीद लिया है 1 अक्टूबर 2020 को 1 लाख रुपए का, रिकॉर्ड कर देंगे फर्नीचर अकाउंट में। चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन फर्नीचर, और हमें फर्नीचर पर 10% से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। चलिए जी, तो क्वेश्चन क्लियर है। यहाँ पे सेल वैल्यू हमें बताई नहीं है फर्नीचर की, सेल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ हमें प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना आएगा उसको हम वर्किंग नोट में दिखाएंगे। ओके, तो पहले हम मेन सॉल्यूशन दिखाते हैं जो कह रहा है क्वेश्चन, फर्नीचर अकाउंट बनाना है। फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं और वर्किंग नोट बनाएंगे उसके जस्ट नीचे। चलिए जी, तो फटाफट से बना लेते हैं इसको हम। देखिए जी, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट का ये हो गया लेजर, अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, और ये हो गया पर्टिकुलर्स। ये हो गई इसकी डेबिट साइड और ये हो गई इसकी क्रेडिट साइड। आपको बड़े अच्छे से पता है, किसी का भी लेजर हम बनाते हैं तो उसका नेचर पहले देखते हैं। तो इसका नेचर क्या है,
आप कहेंगे ये तो एसेट है। तो एसेट का रूल क्या कहता था, बढ़ने पे हम डेबिट करते हैं और घटने पे क्रेडिट करते हैं, एज पर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट में प्लस और क्रेडिट में माइनस, जैसे जैसे फर्नीचर का बैलेंस बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हम उसको डेबिट कर देंगे, और फर्नीचर का बैलेंस कम होगा जिस भी ट्रांजैक्शन से, वो वहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे। करेक्ट। चलिए जी, तो अब हम बनाते हैं फर्नीचर का अकाउंट। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि फर्नीचर है 1 अप्रैल 2020 को 2 लाख रुपए का। तो ये ओपनिंग बैलेंस हुआ ना, और ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा, डेबिट में आएगा, एसेट है। तो डेबिट में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे टू बैलेंस बी डी। वेरी गुड, टू बैलेंस बी डी। अच्छा, मैंने यहाँ पर डेट का कॉलम नहीं बनाया है, डेट का भी बनाना जरूरी है इस वाले क्वेश्चन में, इस स्पेसिफिक एडजस्टमेंट में डेट का कॉलम बनाना भी बहुत नेसेसरी है। तो डेट का कॉलम भी बना लेते हैं यहाँ पे साथ में। हमें ध्यान होगा क्लास 11th में हमने ये अकाउंट बनाया है बड़े अच्छे से, वही अकाउंट है, वही वाला अकाउंट है। इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ा सा एडजस्ट करके। ये देखिए, डेट पर्टिकुलर्स। चलिए जी, हो गया यहाँ तक। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20,000 रुपये की वैल्यू वाला फर्नीचर बेच दिया है 31 दिसंबर 2020 को, वो भी 20% के प्रॉफिट पर। तो जब हम सोल्ड करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं, आप कहोगे बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं, और टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर बिक गया है तो डेबिट हो गया है। लेकिन हमें अमाउंट नहीं पता है कि कितने में बेचा गया है, वो अमाउंट ही हमें निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में कि कितने में बेचा है, वो हम निकालेंगे वर्किंग नोट में। पहले हम इतनी बात को रिकॉर्ड कर लें, तो इसको लिख लेते हैं देखिए यहाँ पर, और इसको लिखेंगे हम यहाँ पर क्या, बाय बैंक अकाउंट, ऐसे ही करेंगे पोस्ट क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे सोल्ड, ये हो गया है सोल्ड। और डेट क्या है इसकी, 31 दिसंबर 2020, 2020 31 दिसंबर। और ये ओपनिंग बैलेंस की डेट क्या थी, 2020 1 अप्रैल। ठीक है जी, कितने में बेचा हमें पता ही नहीं है, अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और चलते हैं हम अपने प्यारे वर्किंग नोट पर और समझ लेते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। तो बनाते हैं वर्किंग नोट। देखिए वर्किंग नोट को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इम्पॉर्टेंट है वर्किंग नोट। अच्छा, वर्किंग नोट बनाने से पहले मैं आपको ओरली एक बात बता दूं कि वर्किंग नोट में बनाएंगे कैसे। देखिए क्वेश्चन देखिएगा ज़रा ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा है कि जो 20,000 रुपये वाला फर्नीचर है उसको 31 दिसंबर को बेचा है। इसका मतलब आप कहोगे कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए इसके ऊपर, यानी कि हमें ज़रूरी है 31 दिसंबर 2020 की बुक वैल्यू निकालने की। यस, तभी तो हम बता पाएंगे कि 31 दिसंबर को इसकी बुक वैल्यू क्या है, और उसके बाद उसके ऊपर 20% का प्रॉफिट निकाल करके ऐड कर देंगे, और हमें पता चल जाएगा लास्ट में कि कितने में सोल्ड करा है फर्नीचर। करेक्ट। तो पहला स्टेप होगा वर्किंग नोट में, क्या बनाना पड़ेगा हमें निकालना पड़ेगा 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन। तो चलिए निकाल देते हैं पहले वर्किंग नोट नंबर 1 में, फिर बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2 जिसमें हम बुक वैल्यू निकाल लेंगे, फिर बनाएंगे लास्ट में सेल वैल्यू के लिए। तो 3 वर्किंग नोट बन जाएंगे छोटे छोटे से। देखिए वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 दिसंबर 2020। करेक्ट, इतने टाइम का हमें डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। निकालते हैं। देखिए पहले नंबर, इसकी बुक वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 1 अप्रैल 2020 को, वो देखोगे आप। इसकी बुक वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन हमें बता रहा है 20,000 रुपये की है। अब इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे 20,000 के ऊपर, हमें क्वेश्चन में 10% डेप्रिसिएशन बोल रहा है, और टाइम पीरियड कितना लगेगा 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर, दैट इज़ 9 मंथ होते हैं, तो 9 मंथ का लगा देंगे। चलिए कैलकुलेशन कर देते हैं कितना आएगा, ये गया ये गया ये गया, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 से ये कट गया, 500 आ गया, और आप कहेंगे 1500 आ गया हमारा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं हम बुक वैल्यू में माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद हमारी क्या बचेगी, बुक वैल्यू बचेगी, और ये कौन सी डेट की आ जाएगी, एज ऑन 31
दिसंबर 2020 कितना 18,500, करेक्ट। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। अब हम सेकंड वर्किंग नोट बनाएंगे और निकालेंगे वहाँ पे सेल वैल्यू क्या होगी। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सेल वैल्यू ऑफ फर्नीचर। हाँ जी, कैसे निकालें। पहले नंबर बुक वैल्यू लिख लें। बुक वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर कितनी है, जब बेचा गया है। 18,500 वाला फर्नीचर 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया है। तो आप क्या कहेंगे, पहले नंबर प्रॉफिट निकालिए। किसके ऊपर, 18,500 वाला ही तो बेचा है 20% के प्रॉफिट पर। तो कितना आएगा, निकालते हैं ज़रा। ले लीजिए कैलकुलेटर पे, मैं करता हूँ। 18,500 मल्टीप्लाई 20%। आपने कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, आपको पता है अच्छे से कि हमें 12th क्लास में कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए नहीं मिलता है। तो अपने आप करना, प्रैक्टिस करना, तभी अच्छी प्रैक्टिस होती है। क्योंकि अकाउंट्स का पेपर क्या रहता है, लेंथ इसलिए भी हो जाता है, कैलकुलेशन में भी टाइम लगता है। तो अब आप क्या कहेंगे कि प्रॉफिट को ऐड कर दें। चलिए प्रॉफिट को ऐड करते हैं, तो कितना आएगा, 22,200 आ जाएगा। ये वैल्यू कौन सी आ गई, इस वैल्यू को हम बोलेंगे सोल्ड वैल्यू ऑफ फर्नीचर। ये आ गई सोल्ड वैल्यू। जो 20,000 वाला बेचा है ना, वो 22,200 में बेचा है, निकल के आ गई ना। अब क्या करें, अब इसको दिखा देते हैं हम यहाँ पर। तो सोल्ड वैल्यू लिखते हैं, पहले नंबर 22,200। ये लीजिए जी, हमारे सामने है पूरा यहाँ पर। चलिए जी, तो क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं कितनी, सोल्ड वैल्यू है 22,200 और वर्किंग नोट कौन सा है, सेकंड। अच्छा, 31 दिसंबर का हमने जो डेप्रिसिएशन लगाया है वो भी तो लिखेंगे। 11th क्लास में ऐसे ही करते थे। क्रेडिट साइड में आता है क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है। कितना डेप्रिसिएशन लिखें, अभी हमने निकाला था, कितना आया था डेप्रिसिएशन, कितना निकल के आया था हमारा डेप्रिसिएशन, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर। डेप्रिसिएशन हमारा निकल के आया था, ये रहा 1,500 आया था, ठीक है। और प्रॉफिट 3,700 है। तो चलिए जी, अभी हम लिखते हैं इसको, स्क्रीन यहाँ पर आते हैं। एक सेकंड, बस एक सेकंड वेट करना। हाँ जी, लीजिए हमारा फॉर्मेट आ गया है। तो लिखते हैं यहाँ पर क्या, डेप्रिसिएशन। ये हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में दिखाया था, इसको रेफर कर देंगे। और कितना आ गया था हमारा यहाँ पे, ये हमारा निकल के आ गया था यहाँ पर 1,500। अच्छा, जो प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट भी तो रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू को बढ़ा करके बेचा गया। तो प्रॉफिट कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड, प्लस साइड है इसकी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 31 दिसंबर को प्रॉफिट पे बेचा है। और प्रॉफिट को कहाँ ले जाते हैं, आप कहोगे प्रॉफिट तो हमारी इस साल की इनकम है, इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ जाएगा। और यहाँ पे आप मेंशन कर देना ये प्रॉफिट है। कितना कितना प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट हमारा था 18,500 पे आया था, 3,700, यस 3,700। अच्छा, इसका ओपनिंग बैलेंस मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लिख देते हैं हम। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2,20,000। चलिए जी, तो यहाँ तक की बात क्लियर। अब होगा क्या, अब आप कहेंगे कि अगर 2,20,000 में से 20,000 वैल्यू वाला फर्नीचर बेच दिया है, तो अभी भी 2 लाख रुपए का फर्नीचर अभी भी बचा हुआ है, करेक्ट। उसके ऊपर हमें क्या लगाना चाहिए, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का, यस। इसको तो बेचा नहीं है ना, जो 2 लाख की वैल्यू वाला फर्नीचर बचा है। तो आप कहोगे कि 31 मार्च तक का हमें क्या करना चाहिए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहिए, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द फर्नीचर। और रिमेनिंग वैल्यू 2 लाख है, तो निकाल देते हैं इसको भी यहाँ पर हम। अब आ जाएगा 2021, है ना। 31 मार्च को क्या आ जाएगा, 2021 आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। और किसके ऊपर निकाल रहे हैं, ये जो बचा हुआ है। बचा हुआ कैसे निकाला, 2,20,000 में से 20,000 वैल्यू वाला फर्नीचर बेच दिया है, तो 2 लाख की वैल्यू वाला फर्नीचर बच गया है। इसके ऊपर निकाल देते हैं डेप्रिसिएशन। थोड़ा सा मैं फॉर्मेट को थोड़ा यहाँ बड़ा कर लूँ। चलिए जी, तो यहाँ पे दिखा देते हैं हम। हाँ जी, तो 2 लाख के ऊपर 10% और कितना, आप कहेंगे पूरे साल का लगेगा, तो 12/12। ज़रूरत नहीं है लिखने की, 1 साल है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली बात है। तो ये आ जाएगा 20,000, करेक्ट है।
चलिए, अच्छा क्वेश्चन में हमें इसके बाद और क्या बात कह रहा था कि 1 अक्टूबर को हमने और फर्नीचर खरीदा है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना क्वेश्चन में, ये देखिएगा, मैं हाईलाइट करता हूँ। 1 अक्टूबर 2020 को हमने 1 लाख रुपए का फर्नीचर और परचेज कर लिया है, तो इसको भी तो रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल करेंगे रिकॉर्ड, इसको भी रिकॉर्ड कर देते हैं। कहाँ लिखोगे आप इसको? डेबिट साइड में। वेरी गुड। 2020 को 1 अक्टूबर को टू क्या लिखेंगे हम? टू बैंक अकाउंट परचेज करा है, यहाँ पे मेंशन कर देंगे परचेज 1 लाख रुपीस। और जब और फर्नीचर खरीद लिया है तो इसके ऊपर भी तो डैप लगेगा, फिर बिल्कुल लगेगा डेप्रिसिएशन। और 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। चलिए जी कैलकुलेट कर देते हैं इसके ऊपर। तो 1 लाख के ऊपर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, 1 लाख के ऊपर 10% कैलकुलेट करोगे। और यहाँ पे तो टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च कितने हो गए? 6th मंथ बनते हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 2 12, ये इससे गया, ये वाला इससे कट गया, और ये आ जाएगा हमारा कितना? 5000 रुपीज़। आपने प्रेजेंटेशन में ऐसे नहीं दिखाना, मैं बस करके दिखा रहा हूँ। आपने डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है, कैलकुलेट करके रफली छोटा सा, और लिख दोगे आप कितना? 5000 रुपीज़। हो गई यहाँ तक बात कंप्लीट। अब ये कंप्लीट है, बस अब हमें क्या करना है? टोटल करना है लास्ट में आकर के, और टोटल लगा के देखेंगे कि बैलेंस एट द एंड कितना बच रहा है। चलिए जी टोटल लगाएंगे यहाँ पे, 1 सेकंड बस। हाँ जी, चलिए जी यहाँ पे टोटल लगा लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ जी, तो कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है। देखिए डेबिट साइड का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 2,20,000 प्लस 3,700 प्लस 1 लाख, तो यहाँ का टोटल आ रहा है 3,23,700, करेक्ट। और इधर का माइनस करें तो आ रहा है 22,200 को माइनस करेंगे, 1,500 को माइनस करेंगे, 20,000 को माइनस करेंगे, और साथ ही साथ 5,000 को माइनस करेंगे। तो हमारा बाय बैलेंस CD बच रहा है कितना? 2,75,000। टोटल भी लिख देंगे यहाँ पे 3,23,700। चलिए जी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 31 मार्च 2,75,000 रुपये। ये हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है जी, तो अब इसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या क्या दिखाएंगे उसको ज़रा नोट करना, ध्यान से देखना। करंट ईयर का देखिए जो डेप्रिसिएशन आया 1,500 रुपये, एक ये वाला निकल के आया करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, ये आया 20,000 रुपये, और एक डेप्रिसिएशन निकल के आया करंट ईयर का 5,000 रुपये। ये तीन डेप्रिसिएशन है। बताइए डेप्रिसिएशन क्या है? खर्चा है हमारा, तो इसको एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो पहली बात, इसको हम दिखा देंगे एक्सपेंडिचर साइड। आपने यहाँ पे नहीं दिखाना है, मैं बस आपको ये समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे कैसे शो करेंगे और कहाँ करेंगे। अच्छा, इसी के साथ जो यहाँ पे प्रॉफिट आया है 3,700 का, ये हमारी इस साल की क्या है? इनकम है, तो इसको इनकम साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। ओके है, चलिए इसको इनकम साइड रिकॉर्ड कर देंगे। बाकी इसमें से और कुछ भी नहीं जाने वाला है, इसमें से बाकी कुछ भी नहीं जाएगा, ये सारे आइटम ट्रीट हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। आज हमने क्लास में क्या सीखा? आज हमने 5 सोर्स ऑफ इनकम पढ़े। पहला पढ़ा था एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस, सेकंड हमने पढ़ा डोनेशन, थर्ड हमने पढ़ा लेगेसी, चौथा हमने पढ़ा इसके बाद में लेगेसी के बाद में हमने पढ़ा अभी गवर्नमेंट ग्रांट्स, और लास्टली हमने कवर कर लिया 5वां सोल्ड ऑफ ओल्ड असेट, करेक्ट। तो 5 सोर्स ऑफ इनकम हमारे कंप्लीट हो गए हैं आज के। तो आज हम इतना ही रखते हैं, और जाने से पहले होमवर्क सुन लीजिए। होमवर्क आपने क्या करना है? होमवर्क में आप ये वाले जो टॉपिक है ना, ये वाला जो टॉपिक करा है स्पेसिफिक, ये वाले टॉपिक आपको TS ग्रेवाल में एक्सरसाइज में मिल जाएगा। हेडिंग लिखी है, आप ध्यान से देखना, और उसके बाद आपने सारे क्वेश्चंस कर लेने इस वाले टॉपिक के, जो फर्नीचर बेचा गया है इस वाले के, और यहाँ तक कि रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो ये है होमवर्क हमारा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।
और हाँ, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।